हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं मेरे वो अच्छे से देख लिए हैं, है ना। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है ओओजेनेसिस, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती हैं, बट आज के लेक्चर के बाद आई एम डैम श्योर कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। अंडरस्टूड व्हाट इज़ एक्चुअली ओओजेनेसिस। आपने पढ़ा था कि जो आपका गैमेटोजेनेसिस है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल्स और फीमेल्स के केस में इट इज़ ओओजेनेसिस, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओओजेनेसिस में देयर इज़ रिमार्केबल डिफरेंस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी के स्टेज पे शुरू होगा, लेकिन ओओजेनेसिस में ऐसा नहीं है। ओओजेनेसिस जो है वो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट जो है वो कब शुरू हो जाएगा, फीटल स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये जो आपका ओओजेनेसिस, इसका क्या मतलब हुआ, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और यू कैन से फीमेल गैमीट। समझ में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फीमेल गैमीट, या एग भी बोल सकते हैं। एग और ओवम में थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअली। एग क्या होता है, एग इज़ एक्चुअली ओवम प्लस एग के बाहर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे जोना पेल्यूसिडा, है ना, कोरोना रेडिएटा, ये सब कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ओवम के बाहर होते हैं, उसको हम एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन दोनों को साथ में मिलाकर हम एग बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम और फीमेल गैमीट या एग जो है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, वी आर कॉलिंग दैट ओओजेनेसिस। इज दिस क्लियर और नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे ओओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि इट इनिशिएट्स इन फीटल स्टेज। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कब शुरू हो जा रहा है, इनिशिएट्स हो रहा है। ये प्लीज़ रिमेंबर, कंप्लीट नहीं हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो इट इनिशिएट्स इन फीटल स्टेज, है ना। फीटल लाइफ में जब कोई बच्चा अपने मदर के यूट्रस में होगा, जब कोई फीमेल चाइल्ड अपने मदर के यूट्रस में होगी, अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय होगी, उसी समय जो उसकी ओवरी है वो बनाना स्टार्ट कर देती है, क्या चीज़, ओवम। प्लीज़ रिमेंबर, बनाना स्टार्ट करेगी, बनाना कंप्लीट नहीं करेगी। अंडरस्टूड। ओवरी का फॉर्मेशन कब हो जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ओवरी का फॉर्मेशन जो है वो 11th to 12th वीक, है ना, ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो जाता है। जेस्टेशन पीरियड में 11th to 12th वीक में, यानी कि 3 मंथ्स के अराउंड ओवरी का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। इज इज क्लियर और नॉट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 11th to 12th वीक में जो है ओवरी का फॉर्मेशन हो जाता है। अंडरस्टूड। एंड व्हेन इज यू कैन से ओओजेनेसिस कंप्लीट्स। कंप्लीट कब हो रहा ओओजेनेसिस एक्चुअली में, कब ये जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, व्हेन इज ओओजेनेसिस कंप्लीटेड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि oocyte, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन एंड दिस लाइन, बोथ ऑफ दिस लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड। ये जो के oocyte होते हैं, है ना, oocyte जो है वो कंप्लीट करते हैं क्या चीज़, ओओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम को। कब, व्हेन अ स्पर्म, जब एक स्पर्म जो है, व्हेन अ स्पर्म एंटर्स द साइटोप्लाज्म। प्लीज रिमेंबर दिस लाइन। जब एक स्पर्म साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा सेकेंडरी oocyte के, तभी जाकर oogenesis कंप्लीट होगा। उसके पहले हम oogenesis को कंप्लीट नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड और नॉट। तो oocyte कंप्लीट्स oogenesis व्हेन अ स्पर्म एंटर्स द साइटोप्लाज्म। किसके साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte के। इज दिस क्लियर। ये 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी oocyte क्या है, ये हम लोग अभी आगे आगे देखेंगे तो ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। इज दिस क्लियर और नॉट। तो सेकेंडरी oocyte जो है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जब एंट्री होगी, किस चीज़ की एंट्री होगी बताइए, साइटोप्लाज्म में किस चीज़ की एंट्री होगी, तो जब एंट्री होगी बेसिकली स्पर्म की, एक स्पर्म की, उसके बाद से ही oogenesis जो है वो कंप्लीट होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर और नॉट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, कुछ कुछ चीज़ें आपको जाननी होगी, है ना, कुछ कुछ चीज़ें शायद आपको पहले से पता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सीखनी भी होगी, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक्चुअली इसमें हम लोग
फॉर ये जो आपका oogenesis है, इसमें दो पार्ट्स में हम लोग बाइफर्केट करके पढ़ेंगे ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आए। एक तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो oocytes होते हैं, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, है ना, वो कब कैसे बन रहे हैं, किस समय क्या बन रहा है, ये अलग से पढ़ेंगे। और फॉलिक्यूलोजेनेसिस यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जो है ओवरी में जो हो रहा है वो अलग से पढ़ेंगे। अंडरस्टूड और नॉट, ये दोनों हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन तभी जाकर आपको बहुत अच्छे तरीके से आप कंबाइन करके जब आप समझोगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ें समझ में आएगी। इज दिस क्लियर और नॉट? अब आप सबको मालूम होगा कि जो ओवरी होता है, जैसे मान लीजिए ओवरी है, अब ओवरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पार्ट्स होता है। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और उसी कॉर्टेक्स के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? और उसी ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। ग्राफियन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स है वो प्रेजेंट होगा। और जो आपका मेडुला है, मेडुला जो है उसके अंदर क्या होगा, ये जो मेडुला है इसमें ब्लड वेसल्स होगा। ये सब बातें पहले ही हो चुकी हैं, है ना, जो शुरू के लेक्चर्स हुए थे ये सब बातें वहीं पर हो चुकी थी कि ओवरी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले तो ओवरी के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है उसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा में दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट जिसको ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट है उसको ओवेरियन मेडुला बोलेंगे। ओवेरियन मेडुला कॉन्टेन्स ब्लड वेसल्स एंड ओवेरियन कॉर्टेक्स कॉन्टेन ओवेरियन फॉलिकल्स। जो भी फॉलिकल्स बनेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम, हिमोरहैजिकम, कॉर्पस एल्बिकन्स, ये जो भी फॉलिकल्स बनेंगे ये सब ओवरी के कॉर्टेक्स में बनेंगे, मेडुला में नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कॉर्टेक्स है ओवरी में उसमें कुछ सेल्स होते हैं। समझ में आया? देयर आर सम सेल्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ द फीमेल ओवरी जिसको हम oogoonium बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने कि कुछ सेल्स होते हैं। कहाँ पर वो सेल्स होते हैं? कॉर्टेक्स में। किसके कॉर्टेक्स में? ऑब्वियसली ओवरी के। तो क्या वो चीज़ मैं लिख भी दे रही हूँ। अंडरस्टूड? देयर आर सम सेल्स, ठीक है, इन द कॉर्टेक्स ऑफ फीमेल ओवरी। ओवरी ऑब्वियसली फीमेल में ही होगा, फीमेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको वी आर कॉलिंग oogoonium। oogonia जो है वो प्लूरल है। अंडरस्टूड? और इसका सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर क्या हो जाएगा? oogonium। अंडरस्टूड? oogoonium जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? और ये जो oogoonium है इसी को हम बोल देते हैं ओवम मदर सेल। जैसे कि मेल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, है ना, वो मेल का जो स्पर्म मदर सेल हुआ करता था जिसको मेल जर्म सेल भी बोलते थे। और स्पर्मेटोगोनिया में ही माइटोसिस और फाइनली मियोटिक डिवीजन होता था, तो स्पर्म बन रहा था। यस और नो? उसी प्रकार से यहाँ पर जो oogonia है या oogoonium है वो जो है वो ओवम का मदर सेल है। अंडरस्टूड और नॉट? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी, जैसे कि प्रीमोडियल सेल भी होता है ना, जो कि फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल से घिरा हुआ होता है, और वो जो फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल है वो बाद में कॉलमनर बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डिटेलिंग्स भी है, बट मैं बहुत सारी डिटेलिंग्स में हम नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड? मैं जानबूझ के नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मुझे नहीं आ रहा है, बट मुझे सब चीज़ मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। और आपको अभी के लेवल पे आपको ये याद रखना है कि अभी आप तो तुरंत डॉक्टर आपको बनना नहीं है ना, यू हैव टू जस्ट गिव द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो तो भी भला नहीं होने वाला है ना। जो नीट का एग्जामिनेशन है इट इज़ एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग को एटलीस्ट 30 to 40% ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन ये नहीं है कि आप 200% जो है एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ोगे तो वो भी अच्छा चीज़ नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? तो जो मुझे लग रहा है बेस्ट नॉलेज मैं दे सकूं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से, वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जो एनसीईआरटी से 30 to 40% ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, और वही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? तो मैंने क्या बोला कि कुछ सेल्स जो है वो कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी में प्रेजेंट होंगे, उसको हम oogonia बोलते हैं, ओवम मदर सेल के नाम से भी जानते हैं।
और ये जो oogonia है, अंडरस्टूड और नॉट, ये जो oogonia है, ये जो oogonia, जैसे मान लीजिए ये oogonia है ना, इसके पास में कुछ और सेल्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ और सेल्स आ जाएंगे और इसको ऐसे सराउंड कर लेंगे. देयर आर सम अदर सेल्स विच आर एक्चुअली सराउंडिंग दिस oogonia. समझ में आया? ये जो oogonia है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर बन रहा है. जैसे मान लीजिए दिस इज नोन एज प्राइमरी oocyte. ठीक है, oogonia में एक्चुअली क्या हो रहा है ना, माइटोसिस और डिफरेंशिएशन हो रहा है. समझ में आ रहा है? इस oogonia में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है एंड डिफरेंशिएशन हो रहा है. जैसे याद करो, स्पर्मेटोगोनिया में कैसे हो रहा था, माइटोसिस और डिफरेंशिएशन, और क्या बन रहा था उससे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. वैसे ही oogonia में माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? Understood or not? How is primary oocyte formed? By the process of mitosis and differentiation. अब आप लोग बताइए, जैसे स्पर्मेटोगोनिया में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर था, 46 क्रोमोसोम था, वैसे ये भी क्या है आपका 44 प्लस XX है. 44 ऑटोजोम्स हैं और XX जो है वो 6 क्रोमोसोम्स हैं. और जो है ये क्या है, ये डिप्लॉयड सेल है. सिमिलरली जो प्राइमरी oocyte है, ये माइटोसिस प्रोसेस से डिफरेंशिएशन से बना है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा और इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, 44 प्लस XX. इज दिस क्लियर और नॉट? और ये सब चीज़ें कहाँ बन रही हैं, ये सब चीज़ें बन रही हैं कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी में, है ना, मेडुला में नहीं हो रहा है ये सब चीज़. और जो प्राइमरी oocyte है उसके बाहर कुछ सेल्स आ गए. जैसे देखो ये जो सेल्स आ गए, ये जो सेल्स हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स. और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, ये आकर प्राइमरी oocyte को सराउंड कर रहे हैं और आपस में हाइलुरोनिक एसिड की मदद से चिपक रहे हैं. समझ में आया? तो प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल, इसको हम साथ में बोल देते हैं प्राइमरी फॉलिकल. क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, प्राइमरी फॉलिकल. यस और नो? ये सब चीज़ें कब हो रही हैं, ये सब चीज़ें एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रही है. अंडरस्टूड? जब कोई बच्ची अपने मदर के यूट्रस में पल रही है, अपने मदर के कोख में पल रही है, उसी समय ये सब इवेंट्स जो है वो हो रहा है. इज दिस क्लियर और नॉट? क्या हो रहा है उसके ओवरी में, उस बच्ची के ओवरी में क्या हो रहा है, तकरीबन जो 25th वीक है उस समय से ये होना शुरू हो जा रहा है ना. लेकिन जो आपका ओवरी है उसका डेवलपमेंट कब हो गया, वो 11th to 12th वीक में ही हो गया, है ना. लेकिन oogenesis जनरली आपका 25th वीक में शुरू होता है. थोड़ा ज़्यादा थोड़ा पीछे आगे पीछे हो सकता है अलग अलग फीमेल्स में, लेकिन जनरली 25th वीक में शुरू होता है. तो मैंने क्या बताया आपको कि कॉर्टेक्स के अंदर जो ओवरी है उसके कॉर्टेक्स के अंदर, है ना, कुछ सेल्स होते हैं जिसको oogonia बोलते हैं, विच इज़ एक्चुअली द ओवम मदर सेल. अब ये जो oogonia है, इट अंडरगोज माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन टू फॉर्म प्राइमरी oocyte. oogonia डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा. प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग. इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये जो प्राइमरी oocyte है उसके आसपास कुछ सेल्स आकर चिपक जाएंगे हाइलुरोनिक एसिड की मदद से, और ये जो स्ट्रक्चर प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल जो है वो बना देगा क्या, प्राइमरी फॉलिकल. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. यस और नो? ये बात समझ में आ गई? देखिए एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो इसको मेंशन कर रहा है. प्लीज़ डू रिमेंबर दिस. अबाउट अ कपल मतलब दो. अबाउट अ कपल मिलियन मतलब कितना मिलियन हो गया, 2 मिलियन. अबाउट अ कपल मिलियन यानी 2 मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड. कितना एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितना oogonia बन रहा है बताइए. एक ओवरी में, एक ओवरी की बात हो रही है. ऑब्वियसली यू नो ओवरी इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर. यहाँ हम लोग एक ओवरी की बात कर रहे हैं. तो अबाउट अ कपल मिलियन यानी 2 मिलियन oogonia जो है वो फॉर्म हो रहा है किसमें बताइए, एक ओवरी के अंदर. इज दिस क्लियर? इन ईच फीटल ओवरी. और ये जो आपके oogonia है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद से नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ. प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. हम एनसीईआरटी की रीड करेंगे तो एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो देखेंगे क्या बोला मैंने कि नो मोर oogonia यानी कुछ भी इसके बाद oogonia जो है वो बनेगा नहीं उसके बाद.
और ऐड नहीं होगा कब? आफ्टर बर्थ. नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ. प्लीज रिमेंबर दिस लाइन. समझ में आया? और बहुत सारे जो oogonia है ना वो एक्चुअली में डीजेनरेट होने लगेंगे. अंडरस्टूड? ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना वो बहुत सारे डीजेनरेट होने लगेंगे. अंडरस्टूड? ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना है ये डीजेनरेट भी होने लगेगा और उस डीजेनरेशन को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रीजिया. समझ में आ रहा है कि नहीं? डीजेनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर एट्रीजिया. इज दिस क्लियर और नॉट? और हर बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हो रहा है तो उस समय कई सारे जो फॉलिकल्स हैं वो हर बार डीजेनरेट हो रहे होते हैं और सिर्फ एक ही डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो सिलेक्ट हो रहा होता है. यही रीज़न है कि एक समय के बाद जो फीमेल्स होती हैं उसमें कोई भी फॉलिकल्स ओवरी में बचता ही नहीं है, तो उसमें जो oogenesis है वो ख़त्म हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली सीज हो जाता है एट द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली बंद हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. यस और नो? तो जो फीमेल्स होती हैं वो 45 to 50 ईयर्स के बाद माँ नहीं बन सकती हैं. अंडरस्टूड और नॉट? क्यों? क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, फॉलिकल्स उसके ओवरी में बचे ही नहीं हैं. अंडरस्टूड और नॉट? लेकिन स्पर्म के केस में ऐसा नहीं होता है. स्पर्म के केस में आप लोग मेरा स्पर्मेटोजेनेसिस का लेक्चर देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में दो प्रकार के स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए और स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी. स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए जो होते हैं वो एक्चुअली में रिजर्व क्लोन सेल के जैसा काम करते हैं. अंडरस्टूड और नॉट? और बार बार क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू करते रहते हैं, इसीलिए एक मेल जो है वो बूढ़े समय में भी बाप बन सकता है. इज दिस क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर. समझ में आ रहा है कि नहीं आपको ये चीज़? अब यहाँ पर देखो, ये जो प्राइमरी oocyte है ना, द प्राइमरी oocyte विल स्टार्ट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर, प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सबसे पहली बार मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देगा. व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ राइट द नोट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद मी ओनली. ठीक है, प्राइमरी oocyte जो है इट स्टार्ट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. प्राइमरी oocyte जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा. प्लीज़ रिमेंबर दिस, इट विल स्टार्ट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, लेकिन वो कंप्लीट नहीं पढ़ कर पाएगा. अंडरस्टूड? बट इट गेट्स सस्पेंडेड, वो सस्पेंड हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. समझ में आया? बट इट गेट्स सस्पेंडेड एट प्रोफेज 1, है ना. प्रोफेज 1 में एक स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लोटीन स्टेज में. डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाता है, वो अरेस्ट हो जा रहा है. अंडरस्टूड और नॉट? प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1. प्लीज़ रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग. फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो बेसिकली ये है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte है, वो शुरू करेगा क्या चीज़, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. कब प्राइमरी oocyte जो है वो स्टार्ट करेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही. ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपना मियोटिक डिवीजन. वो प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में जाकर क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? आप लोगों ने प्रोफेज 1 मियोसिस का पढ़ा होगा, उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. यस और नो? तो बेसिकली जो डिप्लोटीन स्टेज है उसमें क्या हो जा रहा है, वो अरेस्ट हो जा रहा है. इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ये आपको समझ में आई बात, है ना. तो अब यहाँ पर ये जो अरेस्ट हुआ, ये कौन से स्टेज तक अरेस्ट हुआ, जाके कौन से फॉलिकल्स बने हुए हैं जिसमें अरेस्ट हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल. यानी प्राइमरी फॉलिकल किस समय बन गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बन गया. प्राइमरी oocyte कब बन गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही बन गया. oogenesis कब स्टार्ट हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही स्टार्ट हुआ. समझ में आ रहा है कि नहीं. मियोसिस 1 कब स्टार्ट हुआ, तो आप बोलोगे एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय ही स्टार्ट हुआ, फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो गया. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और आप इजीली बता सकते हो. समझ में आ रहा है कि नहीं, आप इजीली बता सकते हो. अब मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊंगी, है ना, और कब कौन सी चीज़ें यू कैन से फीटल लाइफ में हो रही हैं, कब प्यूबर्टी में कौन सी चीज़ें हो रही हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑल्सो. सो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि जो फीटल लाइफ है, अभी हम फीटल लाइफ की बात कर रहे हैं.
फीटल लाइफ में क्या होता है, कई सारे oogonia प्रेजेंट होंगे। oogonia क्या होता है, oogonia क्या होता है, ओवम मदर सेल। इसका प्लॉइडी क्या होता है, 40 डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 46 क्रोमोजोम है। 46 क्रोमोजोम का मतलब क्या हो गया बताओ, 46 क्रोमोजोम का मतलब क्या होगा, 44 प्लस XX। यस और नो। मेल्स में ऐसा नहीं होता, मेल में स्पर्मेटोगोनिया क्या था, 44 प्लस XY था, यहाँ पर 44 प्लस XX है। इज इज क्लियर, यस और नो। अब यहाँ पर ये जो oogonia है, इसके अंदर क्या होगा कंटिन्यूअसली, बताइए, इसके अंदर माइटोसिस होगा, है ना, माइटोसिस होगा, और भी oogonia बनती हैं, और भी oogonia जो है वो बनेंगी, और फिर इसमें और क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन भी होगा। यानी oogonia जो है इट विल इनलार्ज इन साइज। समझ में आया कि नहीं, ये जो oogonia है, जैसे आपने हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इनलार्ज हुआ था साइज में, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हुआ था, और वो क्या बन गया था बताइए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यस और नो। उसी प्रकार से oogonia में पहले माइटोसिस होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा, और ये जो है इनलार्ज होगा साइज में, इनलार्ज इन साइज में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज इन साइज। और इनलार्ज हो के साइज में ये क्या बना देगा फाइनली, जैसे मान लीजिए ये क्या बना दिया, प्राइमरी oocyte। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte किसके अंदर प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल्स। देखो फॉलिकल्स हम लोग अलग से पढ़ेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये जो oocyte बना हुआ है, दिस इज नोन एज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte एंड oogonia आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट oogonia के अंदर माइटोसिस हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और उसका डिफ्रेंसिएशन भी हुआ है, उसका साइज जो है उसमें इनलार्जमेंट हुआ है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte। और ये जो है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द प्राइमरी oocyte। इज दिस क्लियर। सिंस प्राइमरी oocyte जो है वो माइटोसिस और डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस से बन रहा है, तो प्राइमरी oocyte भी जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 46 क्रोमोसोम्स इसमें भी प्रेजेंट होगा। यस और नो, इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, इट विल स्टार्ट द मियोटिक डिवीजन। ये क्या शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट मियोसिस 1। ये स्टार्ट करेगा क्या चीज़, मियोसिस 1 शुरू करेगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा मियोसिस 1। लेकिन क्या ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर पाएगा, नहीं, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये अरेस्ट हो जाएगा, इट गेट्स अरेस्टेड। किस स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगा, तो प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में कहाँ पर ये अरेस्ट हो जाएगा, डिप्लोटीन स्टेज में। यस और नो, व्हाट आई एम सेइंग, एम्ब्रियोनिक स्टेज में oogonia जो है वो बहुत सारे होंगे, अ कपल ऑफ मिलियन oogonia आर प्रेजेंट इन ईच फीटल ओवरी, और वो शुरू करेंगे माइटोसिस और डिफ्रेंसिएशन। इट विल इनलार्ज इन साइज एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी oocyte। उसके बाद से प्राइमरी oocyte विल स्टार्ट मियोसिस 1, बट वो अरेस्ट हो जाएगा, कहाँ पर अरेस्ट हो जाएगा, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। यस और नो, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सस्पेंड हो गया। और ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, इसके इर्द गिर्द में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स आकर चिपक जाते हैं, जिसको हम ग्रैन्युलोसा सेल बोलते हैं। समझ में आया, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल है प्राइमरी oocyte के साथ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हुआ, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, प्राइमरी फॉलिकल। यस और नो, टेल मी। तो ये जो सेल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रैन्युलोसा सेल। ये जो oocyte है इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी oocyte। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, इसको हम किस नाम से जानेंगे, वी आर कॉलिंग इट प्राइमरी फॉलिकल। और ये सब बातें कहाँ की है, ये सब चीज़ें कब हो रही हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। ये जो चीज़ है ये क्या है इसका, दिस इज़ द न्यूक्लियस। यस और नो, ये न्यूक्लियस है। और ये जो इवेंट्स हुए है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इवेंट हुआ, वो कब हुआ, आप प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखो, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताओ, क्या ये प्यूबर्टी में हुआ या फीटल लाइफ में हुआ, प्लीज़ मुझे लिख कर बताइए। बताओ लिखकर आप लोग, ये किस समय हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ अकरिंग ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। यस और नो, ये किस समय हुआ, इट इज़ अकरिंग ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ये फीटल लाइफ के समय हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं, इट इज़ अकरिंग ड्यूरिंग द फीटल
लाइफ, यस और नो, फीटल लाइफ में ये चीज़ हुआ, यानी फीटल लाइफ में ही oogenesis शुरू हुआ, है ना। oogonia में माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बना और प्राइमरी फॉलिकल बना, यस और नो। प्राइमरी oocyte ने फीटल लाइफ में ही मियोसिस 1 स्टार्ट भी किया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इज इज क्लियर और नॉट? अब यहाँ पर मान लो इस समय क्या हो गया, पार्चुरेशन हो गया। ये जो लाइन मैं बना रही हूँ ये पार्चुरेशन का लाइन है, ठीक है। पार्चुरेशन मतलब क्या हो गया, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, यस और नो। 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसकी डिलीवरी हो गई, पार्चुरेशन हो गया उसका, यस और नो। उसके बाद से क्या होता है ना कि पार्चुरेशन से लेकर प्यूबर्टी तक, पार्चुरेशन से लेकर प्यूबर्टी तक क्या होता है, LH हार्मोन तो होता नहीं है, यस और नो। LH हार्मोन तो है नहीं इस समय, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसीलिए जो आपका प्राइमरी oocyte है वो अभी भी अरेस्टेड में ही रहेगा, मियोसिस 1 जो है वो शुरू ही रहेगा, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पार्चुरेशन है। और ये जो लाइन है, जैसे मान लो ये प्यूबर्टी का लाइन है, और गर्ल्स में प्यूबर्टी थोड़ा जल्दी आता है ना, 10-11 ईयर्स मान सकते हैं हम लोग। बॉयज़ में प्यूबर्टी थोड़ा लेट आता है, यस और नो। तो पार्चुरेशन से लेकर प्यूबर्टी तक क्या होता है, बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं ओवरी के कॉर्टेक्स में वो डिजेनरेट होने लगते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। और उसको क्या हम बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रीसिया। फॉलिक्यूलर एट्रीसिया का मतलब क्या हो गया, डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, है ना। डीजेनरेशन, यहाँ पर किस फॉलिकल का डीजेनरेशन की हम बात कर रहे हैं इस जगह पर, ऑब्वियसली प्राइमरी फॉलिकल्स की। तो यहाँ पर हो रहा है डीजेनरेशन, हो रहा है किसका, और प्राइमरी फॉलिकल। प्लीज़ रिमेंबर दिस, यस और नो। प्राइमरी फॉलिकल्स जो है उसका डीजेनरेशन हो रहा है, यस और नो। जहाँ आपने पढ़ा कि फीटल लाइफ में एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर प्यूबर्टी के समय ऐसा नहीं है। प्यूबर्टी के समय नंबर बहुत कम हो गया है, किसका, प्राइमरी फॉलिकल्स का। कितना हो गया नंबर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एट प्यूबर्टी के समय, है ना, ओनली 60,000, प्लीज रिमेंबर दिस इज NCERT लाइन, ओनली 60,000 to 80,000 primary follicles are left, only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary और in both ovary। ये लाइन्स याद रखने की बहुत ज़रूरत है। in each ovary, है ना, follicles are left in each ovary। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपको एग्जामिनर स्टेटमेंट देता है कि एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ओवरी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ईच ओवरी में ये स्टेटमेंट सही होगा। ओवरी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली द नंबर विल गेट डबल्ड, क्योंकि ओवरी का नंबर कितना है, ऑब्वियसली 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 to 1.6 lakhs हो जाएगा। हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो आप बोलोगे 1.2 to 1.6 lakhs। अंडरस्टूड और नॉट? और ईच ओवरी पूछेगा तो कितना आंसर होगा, 60,000 to 80,000। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी, यस और नो। अब प्यूबर्टी के बाद आप क्या होता है, आपको याद होगा कि हाइपोथैलेमस GnRH प्रोड्यूस करता है। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। FSH का नाम ही होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स को, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करने लगता है, उसको डेवलप करवाने लगता है, उसको सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करवाने लगता है, यस और नो। तो प्यूबर्टी के बाद क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का तो चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ oocyte में क्या हो रहा है प्यूबर्टी के बाद, है ना, या प्यूबर्टी जब हिट हुआ उसके बाद oocyte के साथ क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, दिस इज द सपोज द प्राइमरी oocyte, है ना, ये न्यूक्लियस है प्राइमरी oocyte का, एंड दिस इज द प्राइमरी oocyte। व्हाट इज दिस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द प्राइमरी oocyte। इज दिस क्लियर? अब ये जो प्राइमरी oocyte, ये सब चीज़ें हम लोग कब की बात कर रहे हैं, क्या फीटल लाइफ की बात कर रहे हैं? नहीं,
क्या पार्चुरेशन के समय की बात कर रहे हैं? नहीं, ये हम लोग कब की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी हिट हुआ उस समय की बात हो रही है, उस समय की चर्चा हो रही है यहाँ पर। अंडरस्टूड और नॉट? तो प्यूबर्टी के समय क्या होता है, LH हार्मोन की वजह से, LH हार्मोन की वजह से जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। यस और नो? प्राइमरी oocyte, आपको याद होगा कि उसमें मियोसिस 1 शुरू हुआ था, बट इट गॉट अरेस्टेड at the prophase 1 stage of, you can say, meiosis 1, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया था। लेकिन अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन, जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मियोसिस 1 गेट्स कंप्लीटेड। यस और नो? मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। यस और नो? प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। और कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कंप्लीट हुआ? याद रखने की ज़रूरत है, LH हार्मोन, दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यस और नो? मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। मियोसिस 1 किस प्रकार का डिवीजन है? आप लोगों को जब हमने पढ़ाया था, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने पढ़ाया था, तो बताया था मियोसिस 1 इज़ अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। Yes or no? That means the chromosome number is going to get reduced to half. Yes or no? ये रिडक्शनल डिवीजन है। तो हमें पता है कि जो प्राइमरी oocyte है, ये जो है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, 44 + XX। यस और नो? लेकिन इसमें अब क्या हो रहा है, बेसिकली मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो रहा है तो इससे क्या चीज़ें बन रही हैं? एक तो यहाँ पर बन रहा है सेकेंडरी oocyte, है ना। प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा एक। अंडरस्टूड और नॉट? एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक छोटा सा बनेगा क्या चीज़? फर्स्ट पोलर बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जो होगा वो छोटा सा होगा और सेकेंडरी oocyte जो होगा वो लार्ज होगा। यस और नो? फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होगा? दिस इज स्मॉलर। और ये दोनों की प्लॉइडी कैसी होगी? ये दोनों स्ट्रक्चर्स किस प्रोसेस से बने हैं? तो दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय मियोसिस 1। एंड मियोसिस 1 एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है, तो ऑब्वियसली इनकी प्लॉइडी क्या होगी? दे विल बी 22 + X, यानी दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो 22 + X, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। यस और नो? अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डिवीजन था मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों इक्वल डिवीजन था, है ना। आप याद करो स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो फिर से एक डिफरेंस आ गया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। वो ये कि एक जो आपका प्राइमरी oocyte है उससे आपका एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है, और जो सेकेंडरी oocyte है वो बड़ा है साइज में, फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो छोटा है साइज में। यानी मियोसिस 1 कैसा डिवीजन है? इक्वल डिवीजन है या अनइक्वल डिवीजन है? क्लियर सी बात है, अनइक्वल डिवीजन है ना। क्या इक्वल है और क्या अनइक्वल है? तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियस का डिवीजन है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं वो इक्वल है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं वो अनइक्वल है। यस और नो? तो मियोसिस 1 ये अनइक्वल डिवीजन है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 2 भी अनइक्वल है। यस और नो? मियोसिस 1 जो है यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन है। क्या इक्वल है और क्या अनइक्वल है? तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस इज इक्वल, कैरियोकाइनेसिस जो है वो इक्वल है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है यानी साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो अनइक्वल है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन क्यों अनइक्वल है? देखिए मैं बताती हूँ, पहले लिख लूँ, है ना। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। एक्चुअली में स्पर्म में क्या होता है ना, स्पर्म जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या होता है ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे। आप लोगों को याद होगा अगर आपने मेरे लेक्चर अटेंड किए होंगे तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, oogenesis में ऐसा नहीं है। एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनता है, एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा और फ्यूचर में चलकर एक ही ओवम बनेगा। तो हम लोग चाहेंगे ना कि उसी ओवम को सारा साइटोप्लाज्म मिल जाए, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है।
यस और नो? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है एक्चुअली? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जो भी प्राइमरी oocyte के साइटोप्लाज्म में बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, वी विल वांट कि वो न्यूट्रिएंट सेकेंडरी oocyte में चला जाए और फर्दर वो न्यूट्रिएंट्स हमें ओवम तक पहुंच जाए, सो दैट कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो, एम्ब्रायो वगैरह बने, तो उसमें वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो सके। यस और नो? टेल मी। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका मियोसिस 1 होता है, यस और नो? आप लोगों को मालूम होगा कि ओव्यूलेशन के समय ओनली 1 सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, यस और नो? लेकिन स्पर्म के साथ ऐसा नहीं है। 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड पर इजैकुलेशन। तो यहाँ पर एक ही ओवम रिलीज हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो जो ओवम हो हट्टा खट्टा हो, उसके पास न्यूट्रिएंट्स अच्छे से हो, भरपूर हो। यस और नो? दैट इज़ वाई यहाँ पर जो मियोसिस 1 है और आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 2, वो दोनों अनइक्वल डिविजन्स होते हैं इन केस ऑफ oogenesis, सो दैट द न्यूट्रिएंट इनरिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte कैन बी रिटेन्ड बाय द ओवम। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अब ये जो सेकेंडरी oocyte बना फर्स्ट पोलर बॉडी, तो क्यों ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है? फर्स्ट पोलर बॉडी इसलिए बन रहा है, देखिए बेसिकली फर्स्ट एक और आगे बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी भी, और एक्चुअली में ये डीजनरेट करता है या फिर क्या होता है इसका, इसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक पता कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल इलूसिडेटिंग, still finding out the fate of polar bodies. Yes or no? First polar body क्यों बन रहा है फिर? Why is first polar body formed? It is generally formed to get rid. It is generally formed to get rid of unwanted chromosomes. यस और नो? जो अनवांटेड क्रोमोजोम है, क्योंकि देखो प्राइमरी oocyte में कितने क्रोमोजोम्स थे? 46 क्रोमोजोम्स। लेकिन ओवम गैमीट बनना है ना, आगे चल के हमें गैमीट बनाना है। गैमीट में कितने क्रोमोजोम्स हमें चाहिए? 23 क्रोमोजोम्स चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए। तो जो अनवांटेड क्रोमोजोम्स हैं उसको गेट रिड करने के लिए जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। अब यहाँ पर ये जो सेकेंडरी oocyte है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट विल स्टार्ट meiosis 1, अरे सॉरी, इट विल स्टार्ट meiosis 2। ये शुरू करेगा क्या चीज़? meiosis 2 शुरू कर देगा ये। इट स्टार्ट्स meiosis 2, लेकिन ये भी अरेस्ट हो जाएगा, बट गेट्स अरेस्टेड किस स्टेज पे? बट गेट्स अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 स्टेज पे क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो जाएगा। और ओव्यूलेशन के समय, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया? पॉइंट टू बी नोटेड वाला पॉइंट है ये, कि इट इज़ एट दिस स्टेज, ये सेकेंडरी oocyte, देखो ओव्यूलेशन के समय कौन रिलीज होता है ओवरी से? आपको मालूम है ओवम रिलीज होता है, हम ले मैन लैंग्वेज में बोल देते हैं। एनसीईआरटी भी ओवम लिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो ओवम नहीं है, वो फ्यूचर ओवम है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में क्या चीज़ रिलीज हो रहा है सेकेंडरी oocyte से, अरे सॉरी ओवरी से, ओव्यूलेशन के समय? तो द आंसर इज सेकेंडरी oocyte। ओवम आंसर गलत नहीं है, बट प्रिसाइज आंसर विल बी सेकेंडरी oocyte। यस और नो? तो जो सेकेंडरी oocyte विच इज़ रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के समय रिलीज हो रहा है, इट इज़ एक्चुअली you can say arrested at metaphase 2 stage of meiosis 2. Is this clear or not? तो जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है एट द टाइम ऑफ meiosis 2 है ना, ये क्या है? इट इज़ अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ meiosis 2। यस और नो? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये जो सेकेंडरी oocyte इट इज़ रिलीज्ड एट ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद है ना क्या हो रहा है? जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ पर रिलीज़ हो रहा है? बॉडी कैविटी में रिलीज़ हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग जो सेकेंडरी oocyte है उसको सिलोमिक एग भी बोलते हैं। वाई इट इज़ नोन एज सिलोमिक एग? बिकॉज इट इज़ रिलीज्ड इन बॉडी कैविटी। ये सब बातें मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसको लिखा जाए। अब उसके बाद क्या होता है ना, जब वो आपका एग रिलीज़ हो जाता है, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाता है, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है जिसको इन्फंडिब्यूलम बोलते हैं, विच इज़ अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, उसके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना? आपको याद होगा उसके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवरी के पास वो स्ट्रक्चर होते हैं, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे बोलते हैं। यस और नो? उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे होंगे?
फिम्ब्रे, ये फिम्ब्रे जो है वो सेकेंडरी ओवोसाइट को, जैसे मान लीजिए इफ दिस इज द सेकेंडरी ओवोसाइट, दिस इज द ओवरी, है ना, और जिस सेकेंडरी ओवोसाइट को कौन कलेक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन, तो फिम्ब्रे जो है इट कलेक्ट्स द सेकेंडरी ओवोसाइट जस्ट आफ्टर द ओव्यूलेशन। बट ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फिम्ब्रे उसको कलेक्ट कर ही ले, कभी कभी वो नहीं भी कलेक्ट कर पाता है और बॉडी कैविटी में फैगोसाइटोसिस हो जाता है उस सेकेंडरी ओवोसाइट का, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पर इनफंडिबुलम में एक पोर होता है, एक ओपनिंग होता है जिसको हम ऑस्टियम बोलते हैं, यस और नो। इसी ओपनिंग के थ्रू जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करेगा। और आपको मालूम है फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होगा, सीलिया होता है उसके अंदर, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम होता है। और उसी सीलिया के थ्रू जो सेकेंडरी ओवोसाइट है वो मूव करते करते कहाँ पे पहुँचेगा, एम्प्यूला रीजन में, जो वाइडर रीजन है ना, और वहाँ पर 24 आवर्स तक वेट करेगा, क्योंकि ओवम का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, 24 आवर्स होता है, यस और नो। अब उस 24 आवर्स में बेसिकली अगर स्पर्म पहुंच गया, है ना, सेकेंडरी ओवोसाइट तक पहुंच गया, तो यहाँ पर देखो, ये समझो, ये जैसे मान लो इफ़ दिस इज़ द सेकेंडरी ओवोसाइट, देखिए समझिए, ये सेकेंडरी ओवोसाइट कहाँ पे है अभी, ये है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर है, ये एम्प्यूला रीजन में। ये सेकेंडरी ओवोसाइट जो है, जैसे मान लीजिए कहाँ पहुँच गया, एट एम्प्यूला रीजन, समझ में आया, एट एम्प्यूला विच इज़ द swollen पार्ट, विच इज़ द वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है विच इज़ एक्चुअली सस्पेंडेड, सस्पेंडेड भी है ना, किस स्टेज पे सस्पेंडेड है, टेल मी, मेटाफेज 2 स्टेज पे सस्पेंडेड है। इट इज सस्पेंडेड एट विच स्टेज, तो इट इज सस्पेंडेड एट मेटाफेज 2 स्टेज, यस और नो। ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट जो है विच इज सस्पेंडेड एट मेटाफेज 2 स्टेज, ये क्या होता है, अगर इसके अंदर, है ना, इसके अंदर अगर क्या हो रहा है, स्पर्म की एंट्री होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर स्पर्म जो है एंटर कर जाए, है ना, यहाँ पर अगर स्पर्म एंटर कर जाए, देन व्हाट विल हैपन, तब जाकर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम सेइंग राइट नाउ। क्या बोल रही हूँ मैं आपको कि व्हेन स्पर्म एंटर्स, व्हेन इफ या इफ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार स्पर्म एंटर करें। व्हेन इट स्पर्म एंटर्स, कहाँ पर एंटर कर रहा है स्पर्म, द साइटोप्लाज्म of secondary oocyte, when sperm enters the cytoplasm of secondary oocyte, ये एक फैक्टर रिलीज करता है स्पर्म, समझ में आ रहा है, स्पर्म रिलीजेस अ फैक्टर। क्या नाम है उस फैक्टर का, फैक्टर, उस फैक्टर का नाम होता है फर्टिलिन, फर्टिलिन, प्लीज रिमेंबर, फर्टिलिन नाम का फैक्टर रिलीज करेगा। ये फर्टिलिस क्या क्या करता है, ये एग एक्टिवेशन करता है, ये सेकेंडरी ओवोसाइट को एक्टिवेट कर देगा। कैसे एक्टिवेट करेगा, एक्चुअली ये कैसे एक्टिवेट कर देता है, यू नो, तो ये क्या करता है ना, ये टर्न ऑन कर देता है, किसको, टर्न ऑन एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, APC, है ना, अगर आप नहीं भी याद रखना चाहोगे तो भी चलेगा। ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को टर्न ऑन कर देता है और इनहिबिट कर देता है, किसको, इनहिबिट किसको कर देगा बताइए, जो मेटाफेज वाले थे, है ना, मेटाफेज का जो कॉम्प्लेक्स था उसको क्या कर देगा, बेसिकली ये इनहिबिट कर देगा। इज दिस क्लियर और नॉट, जब आपका बेसिकली इनहिबिट या यू कैन से ब्रेक्स, है ना, ब्रेक्स भी लिख सकते हैं, ब्रेक्स, मेटाफेज जो है ना, मेटाफेज को जो प्रमोट करने वाला फैक्टर था उसको ये क्या कर दे रहा है, बेसिकली इनहिबिट कर दे रहा है। तो ये किसको टर्न ऑन कर रहा है, देखो किसको टर्न ऑन कर रहा है बताइए मुझे, तो ये टर्न ऑन कर रहा है बेसिकली किसको, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को, है ना। और जो आपका मेटाफेज के जो स्टेजेस थे उसको ये क्या कर दे रहा है, बेसिकली उसको इनहिबिट कर दे रहा है ना। मेटाफेज पे वो क्या था, अरेस्ट था, यस और नो, मेटाफेज पे वो क्या था, बेसिकली अरेस्टेड था। लेकिन अगर वो अरेस्ट जो है उसको छुड़वाना है ना, मेटाफेज के जो अरेस्ट पॉइंट है उसको अगर छुड़वाना है तो उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बेसिकली स्पर्म की। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा किसमें, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी ओवोसाइट में, वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही जो यू कैन से एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स
है ना, वो टर्न ऑन हो जाएगा और मेटाफेज जो इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक कर जाएगा। यस और नो, मेटाफेज इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक कर जाएगा। इज इज क्लियर? और उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो इस सेकेंडरी ओसाइट है उसका जो मियोसिस 2 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये फैक्टर्स नहीं याद रखना चाहते हो तो भी आपको चल जाएगा काम, ये कोई बड़ा बात नहीं है याद रखना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट इतना याद आपको ज़रूर रखना पड़ेगा कि जब oogenesis तभी कंप्लीट होगा व्हेन द स्पर्म विल एंटर। कहाँ एंटर करेगा स्पर्म? इनसाइड व्हाट? इनसाइड द सेकेंडरी oocyte। यस और नो? यस और नो? सेकेंडरी oocyte के अंदर जब वो एंटर करेगा स्पर्म तभी मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होगा। यस और नो? बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलोगे बिफोर फर्टिलाइजेशन या बिफोर सिनगैमी। यस और नो? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सही है, लेकिन बिफोर फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रॉपर आंसर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन कैसे हो सकता है? अभी ओवम बनेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। यस और नो? तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज़ टर्निंग ऑन द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ ब्रेकिंग द मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। यस और नो? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर यहाँ होना चाहिए, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एफ। ओके, 1 सेकेंड। अंडरस्टूड और नॉट? ये आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। तो इस समय क्या हो रहा है एक्चुअली कि ये जो आपका यू कैन से सेकेंडरी oocyte है उसमें मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, है ना, मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। तो मियोसिस 2 किस जगह पर कंप्लीट हुआ बताइए? ऑप्शन 1 ओवरी, ऑप्शन 2 फैलोपियन ट्यूब। बताओ आप चैट बॉक्स में। ऑब्वियसली द आंसर इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, मियोसिस 2 कब कंप्लीट हुआ? फैलोपियन ट्यूब में। अंडरस्टूड? एम्प्यूला रीजन में। और इससे भी क्या बना आपका, ये देखो ये छोटा सा बना सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, है ना। और क्या बन रहा है इसी से फिर क्या बन रहा है आपका? ओवम बन रहा है ना, या इसी को हम असली जो अंडा है एग बोलेंगे। समझ में आ रहा है? या इसको ootyte के नाम से भी जानते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? और ये जब ओवम बनेगा उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा। एक्चुअली में सिनगैमी कब होगा? ओवम के फॉर्मेशन के बाद। तो आप बताइए मुझे कि ओवम जो है वो मियोसिस 1 की, अरे सॉरी, ओवम जो है वो मियोसिस 2 के पहले बना या मियोसिस 2 के का रिजल्ट ओवम फॉर्मेशन? ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्लीज़ आप ध्यान रखो। तो मियोसिस 2 का रिजल्ट है क्या? ओवम का बनना, यानी मियोसिस 2 के बाद ओवम बन रहा है। ओवम एक्चुअली में कहाँ पर बन रहा है, किस जगह पर oogenesis होता है? वो तो ओवरी में होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल ओवम किस साइट पर बना? व्हाट इज द साइट वेयर meiosis 2 gets completed to form ovum? So your answer will be ampulla region of the fallopian tube. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कि व्हेन इज meiosis 2 completed? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलोगे यस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलोगे बिफोर फर्टिलाइजेशन या बिफोर सिनगैमी। यस और नो? टेल मी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मियोसिस 2 जो है, और मियोसिस 2 भी देखिए अनइक्वल डिवीजन है ना। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड पोलर बॉडी बना वो छोटा सा बना। इट इज़ ऑल्सो अनइक्वल डिवीजन, जिसमें कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो इक्वल है, और साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल है। रीज़न फिर से बहुत साफ है कि प्राइमरी oocyte का जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सेकेंडरी oocyte को मिले, और सेकेंडरी oocyte से वो कहाँ चल जाए? ओवम में। क्यों? क्योंकि oogenesis में एक ही ओवम एक्चुअली में फॉर्म हो रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? टेल मी। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, है ना। तो oogenesis में meiosis 1 और meiosis 2 दोनों अनइक्वल डिविजन्स हैं, और meiosis 2 इज कंप्लीटेड, कहाँ कंप्लीट हो रहा है? एट एम्प्यूला रीजन। कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ये? एम्प्यूला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, है ना, ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, है ना। जब स्पर्म की एंट्री हो रही है, स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में इंटर कर रहा है और फर्टिलिन नाम का एक केमिकल रिलीज कर रहा है जो कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को टर्न ऑन कर रहा है और मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर रहा है। यस और नो? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले हुआ ये,
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी आता है, तो आप सही कर सकते हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है। अंडरस्टूड? उसी में एक स्टेप आता है जिसको सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी इज एक्चुअली स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप फर्टिलाइजेशन सिनगैमी साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये तो ओके है, लेकिन एक्चुअली सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस है। सिनगैमी इज अ स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हम लोग आगे आगे देखेंगे वो चीज़ें भी। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा बेसिकली? देखो, अगर मान लो कोई फीमेल है, उसके 3 बच्चे हुए हैं, 3 बच्चे उसके हुए हैं, तो बताइए आप कितनी बार एक्चुअली में मियोसिस 2 जो है, मतलब मिनिमम कितनी बार मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ होगा उस फीमेल में? मिनिमम कितना बार मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हुआ होगा? तो आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए? अगर उसमें 3 बच्चे हैं, है ना, तो मियोसिस 2 कितनी बार कंप्लीट हुआ होगा? तो 3 बार कंप्लीट हुआ होगा ना, क्योंकि मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तभी ओवम बनेगा, और स्पर्म इसके अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुका है सेकेंडरी ओसाइट के, है ना, तब मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ओवम बन रहा है, और ओवम की न्यूक्लियस के साथ स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करेगा। तो अगर कोई फीमेल 3 बार माँ बनी है, तो 3 मियोसिस 2 उसमें कंप्लीट हुआ होगा। एनी डाउट? ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? यस और नो? ये सब जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही हैं? बोलिए सब लोग, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? विटामिन ई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, उसको फर्टिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं गैमीट फॉर्मेशन में। इसके डिफिशियंसी की वजह से गैमीट का फॉर्मेशन रुक सकता है। हेल्दी गैमीट के लिए विटामिन ए का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। एक बार फिर से आप ये चीज़ देख लीजिएगा, है ना, लेक्चर पॉज कर करके मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको oogenesis जो है वो समझा दिया, है ना। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन oogenesis आर अनइक्वल, ट्रू और फॉल्स? टेल मी। तो आप बोलोगे ट्रू, यस सही बात है। साइटोकाइनेसिस अनइक्वल है, कैरियोकाइनेसिस इक्वल है, यस और नो? ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी का जो यूजुअली डीजनरेट्स है, कई सारे बुक लिखते हैं कि वो डीजनरेट हो जाता है, लेकिन एनसीईआरटी लिखता है कि हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है एक्चुअली। अंडरस्टूड और नॉट? और कितने oocyte मैच्योर हो सकते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल? कितने oocyte एक्चुअली यू कैन से मैच्योर हो सकते हैं? तो आप बताओ, है ना। मैक्सिमम हम लोग लिख सकते हैं कि मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 500 oocytes, मैक्सिमम 500 oocytes जो हैं वो मैच्योर होंगे। ओनली मैच्योर्स, ये आपको पता होना चाहिए, ओनली मैच्योर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल। समझ में आ रहा है? रेस्ट क्या होते हैं? रेस्ट oocytes क्या होते हैं, या जो भी आपके चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं? रिग्रेस हो जाते हैं, है ना, डीजेनरेट कर जाते हैं। कैसे ये बता सकते हैं? जैसे मान लो कोई फीमेल है, उसमें 11 ईयर्स पे आया क्या चीज़? सबसे पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, उसको क्या बोलेंगे? मेनार्क। सबसे पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया उसको मेनार्क बोलते हैं, है ना। अब उसी समय से जो फॉलिकल्स हैं उसका डेवलपमेंट शुरू होता है ना, और मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है बेसिकली, है ना। ओव्यूलेशन अकर्स, है ना, 14 डेज प्रायर टू द मेंसेस, यानी ब्लीडिंग के 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है। याद रखिएगा ये चीज़, ये हम डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ने वाले हैं। और 51 ईयर्स तक मान लो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रही, और 51 ईयर पे आकर मेनोपॉज हो गया, यस और नो? मेनोपॉज हो गया, तो यानी उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ कितने साल का है? 51 माइनस 11 दैट विल गिव यू 40 ईयर्स। अब आपको मालूम है कि एक मंथ में, है ना, 1 मंथ में कितने यू कैन से सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं? ओनली 1 सेकेंडरी oocyte, ओनली 1 सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड, सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाई ऑल्टरनेट ओवरी। जैसे मान लो जनवरी में लेफ्ट ओवरी ने किया तो फरवरी में राइट करेगा, मार्च में फिर लेफ्ट करेगा, है ना, देन अप्रैल में फिर से राइट करेगा, सो ऑन। यानी 2 महीने पे एक ओवरी का चांस आता है सेकेंडरी oocyte रिलीज करने का, यानी 1 साल में 12 सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक ईयर में कितने सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगे? 12 सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगे। 6
राइट ओवरी से और 6 लेफ्ट ओवरी से। नॉर्मली यही होता है। अच्छा, अगर मान लो एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि लेफ्ट ओवरी अगर ख़राब हो गई है या कोई प्रॉब्लम आ गया लेफ्ट ओवरी में, तो राइट ओवरी जो है वो 1 साल में कितना सेकेंडरी ओवसाइट प्रोड्यूस करेगा? तो आप ये नहीं बोलोगे 6, तब लेफ्ट ओवरी का भी काम राइट ओवरी ही करेगा, तो योर आंसर विल बी 12 एंड वाइसे वर्सा, है ना। अगर उसका उल्टा पूछे तो उसका भी आंसर 12 भी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर दोनों वर्किंग है तो दोनों 6 सेकेंडरी ओवसाइट्स जनरली प्रोड्यूस होते हैं। तो 40 साल की रिप्रोडक्टिव एज में मान लो प्रेग्नेंट नहीं हुई सपोज, तो कितने सेकेंडरी ओवसाइट बेसिकली रिलीज हो रहे हैं? 40 × 12 दैट इज व्हाट 480, है ना। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो 480 सेकेंडरी ओवसाइट ही तो मैच्योर हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैक्सिमम बेसिकली कितने ओवसाइट्स मैच्योर होते हैं? 500 के करीब ओवसाइट ही मैच्योर हो पाएंगे रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ फीमेल में, बाकी जो है वो रिग्रेस हो जाएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो? अब यहाँ पर आपको मैंने जस्ट बताया कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों अनइक्वल डिवीजन है। द सेकेंडरी ओवसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ओवसाइट। जो सेकेंडरी ओवसाइट है ना, सेकेंडरी ओवसाइट क्या कर रही है? रिटेन कर रही है क्या चीज? बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच, है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ओवसाइट। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दिस क्लियर? तो इसका क्या एडवांटेज है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? इसका क्या एडवांटेज है? देखिए, आपको पता है एडवांटेज क्या है? आफ्टरवर्ड सेकेंडरी ओवसाइट विल फॉर्म ओवम, यस और नो, विच इज सिंगल। कितना ओवम बन रहा है? सिंगल। एंड इट फ्यूजेज विद द स्पर्म टू फॉर्म जाइगोट, यस और नो। तो जो सेकेंडरी ओवसाइट है इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन, है ना। फूड सोर्स उसका क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ओवसाइट इज द फूड सोर्स। तो आप लिख सकते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म जो है किसका? प्राइमरी oocyte का। वो क्या किसके जैसा एक्ट कर रहा है? एज अ फूड सोर्स। इसीलिए जो आपका साइटोकाइनेसिस होगा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, oogenesis के केस में वो अनइक्वल डिवीजन होगा। यस और नो? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बोथ आर अनइक्वल डिवीजन, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन विल बी इक्वल बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज अनइक्वल। इज दिस क्लियर और नॉट? व्हाई इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल? यू अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एक ही सेकेंडरी ओवसाइट बनना है, एक ही ओवम बनना है, तो सारा न्यूट्रिएंट्स हम उसी को दे देंगे। इज दिस क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? कहीं डाउट है? अब हम लोग फॉलिक्यूलोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले कोई डाउट है? बताओ, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए मुझसे। है क्या डाउट कुछ? ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट फॉलिक्यूलोजेनेसिस, है ना। ठीक है, oogenesis के अब इवेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ना, फॉलिकल्स का बनना। इज दिस क्लियर और नॉट? है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का बनना, उसी को हम फॉलिक्यूलोजेनेसिस बोलेंगे। और ये कहाँ बनेगा फॉलिकल्स? कॉर्टेक्स में, ओवरी के कि मेडुला में? ऑब्वियसली कॉर्टेक्स में। तो फॉर्मेशन ऑफ, वी कैन राइट फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ये ओवेरियन फॉलिकल्स कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन, है ना। देन उसके बाद ग्राफियन रप्चर करेगा तो ग्राफियन फॉलिकल के रेमनेंट से बनेगा कॉर्पस लूटियम, फिर कॉर्पस हिमोरहैजिकम, जो फ्रेशली कॉर्पस लूटियम होता है उसको कॉर्पस लूटियम हिमोरहैजिकम भी बोलते हैं। फिर कॉर्पस लूटियम जब रिग्रेस हो जाता है तो कॉर्पस एल्बिकन्स वाइट बॉडी के नाम से जानते हैं, है ना। और ये सब चीज़ कहाँ बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी। ये कहाँ हो रहा है? ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस कॉर्टेक्स में हो रहा है। किसके कॉर्टेक्स में हो रहा है? ओवरी के कॉर्टेक्स में हो रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं ये कहाँ हुआ? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, सबसे पहले आपको मालूम है कि हमने प्राइमरी फॉलिकल तो पहले ही पढ़ लिया था कि जो ओवरी के कॉर्टेक्स हैं
उसमें जो ओओगोनिया है, ओओगोनिया जो है उसमें माइटोसिस और डिवीजन होगा, तो उससे क्या बनता है आपका बेसिकली प्राइमरी oocyte बनता है ना। दिस इज द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के आसपास में कुछ सेल्स आकर चिपक जाते हैं ना, कुछ सेल्स आकर चिपक गए। पहले तो ऐसे सेल्स नहीं आकर चिपकते हैं, पहले एक्चुअली जो सेल आकर चिपकते हैं वो फ्लैटेंड इपिथेलियल सेल होते हैं, और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्रिमोडियल फॉलिकल होता है, बट वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। बाद में वो फ्लैटेंड इपिथेलियल सेल कॉलमनर इपिथेलियम में मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना। तो ये जो सेल्स हैं इसके आपस में आकर जो चिपके हैं ये कॉर्टेक्स के ही सेल्स हैं, इसको बोलते हैं हम ग्रैन्युलोसा सेल्स। वो किसकी मदद से चिपकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड की मदद से चिपकते हैं, यस और नो। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रैनुलोसा सेल। प्राइमरी oocyte जो है, अच्छा ये जो आपका बेसिकली यहाँ पर जो ओवम बन रहा है इसका प्लॉइडी क्या है, एन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि ये किससे बना, कौन से प्रोसेस से बना, मियोसिस टू। और मियोसिस टू कैसा डिवीजन है, ऑब्वियसली वी नो इट इज़ इक्वेशनल डिवीजन, है ना। ये कैसा डिवीजन है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। जो सेकेंडरी oocyte था वो भी हैप्लॉइड था, है ना। विच इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बिकम हैप्लॉइड इन oogenesis, योर आंसर विल बी सेकेंडरी oocyte, yes or no। secondary oocyte and first polar body are the first haploid structure in oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में फर्स्ट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन बना था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बहुत बारीकी से दिमाग खोल के आपको पढ़ाई करनी है। और इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 22 + x, यस और नो। इसमें भी 22 + x होंगे और यहाँ पर भी 22 + x होगा। इज दिस क्लियर। यानी जो फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी है दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ बन रहा है, ओवरी में बन रहा है। सेकेंड पोलर बॉडी कहाँ बन रहा है, वो फेलोपियन ट्यूब में बन रहा है। समझ में आया। कुछ भी क्वेश्चन आए आपको बारीकी से अगर पढ़ोगे तो आप आंसर कर सकोगे। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte के पास में आकर जो सेल्स चिपके हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, किस नाम से जान रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट प्राइमरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकल मीन्स नथिंग, इट इज़ जस्ट प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल। अब क्या होता है ना, yes or no, प्राइमरी फॉलिकल समझ गया। इट हैज़ वन प्राइमरी oocyte विच इज सराउंडेड बाय व्हाट, ग्रैनुलोसा सेल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली मियोसिस 1 जो है वो इनिशिएट होगा, शुरू होगा। yes or no, मियोसिस 1 इनिशिएट होगा बट वो सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन फिर जब आपका प्यूबर्टी आएगा, प्यूबर्टी के समय जब FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, कहाँ से बताइए, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो क्या होता है ना कि ये जो फॉलिकल्स हैं, है ना, ये जो आपके ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो और जनरली बड़े होने लगते हैं साइज में, और उसके बाहर एक और लेयर आ जाता है जिसको बोलते हैं थीका लेयर। देखिए यहाँ पे, ये मान लो ये दिस इज द प्राइमरी oocyte, 1 सेकेंड। देखो ये देखो, है ना बाबू, ये क्या हो रहा है, ग्रैनुलोसा सेल और बड़े होंगे, ठीक है। देखो और लेयर्स हो जाएंगे ग्रैनुलोसा सेल के। और क्या होता है ना, इसमें थीका सेल्स, एक और लेयर आ जाता है, थीका लेयर आ जाता है, ठीक है। थीका इंटरना उसका नाम होता है, एक थीका लेयर आ जाता है। यहाँ पे देखो क्यों हम इतने सारे लेयर्स बना रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही ओवम प्रोड्यूस हो रहा है। एक एक बार ओव्यूलेशन में एक ही सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक ही ओवम बनाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम उसके बाहर बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें ताकि वो डिज़ोल्व नहीं हो जाए, डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। स्पर्म जो है इतने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए हम उसको उतना प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ नोन एज प्राइमरी oocyte। ये कौन सा लेयर हो गया, दिस इज़ नोन एज ग्रैनुलोसा लेयर, ये नॉट लेयर, ग्रैनुलोसा सेल्स। और इसके बाहर ये जो सेल्स हैं, है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम, दिस इज़ नोन एज थीका सेल। समझ में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना जिसमें आपके ग्रैनुलोसा सेल्स और थोड़े से और ज़्यादा नंबर में बढ़ गए, और एक और लेयर आ गया जिसको थीका लेयर बोलते हैं, है ना, जो कि थीका इंटरना है, जो कि ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। और ये फॉलिकल्स कौन से हार्मोन की वजह से डेवलप हो रहे हैं, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। यस और नो। क्या सेकेंडरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है, आप बोलोगे नहीं। कौन सा oocyte है, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी फॉलिकल में कौन सा oocyte है,
अरे सॉरी, प्राइमरी फॉलिकल में कौन सा ओसाइट है? अगेन योर आंसर विल बी प्राइमरी ओसाइट। अभी तो हमने सेकेंडरी ओसाइट की बात ही नहीं की। यस और नो? अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, देखिए बाबू, ग्रैनुलोसा सेल कौन से यू कैन से कार्बोहाइड्रेट से आपस में चिपके हुए होते हैं, हाइलोरॉनिक एसिड। ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, दे स्टार्ट सिक्रीटिंग अ नरिशिंग फ्लूइड फॉर द oocyte। oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे स्पर्म को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता था? सर्टोली सेल, जिसको नर्व सेल के नाम से जानते थे। वैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल को, है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। नॉट फॉलिकल एक्चुअली, जो प्राइमरी oocyte है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो ग्रैनुलोसा सेल है वो सिक्रीट करते हैं कुछ नरिशिंग फ्लूइड। अंडरस्टूड? और उस नरिशिंग फ्लूइड का नाम होता है लीकर फॉलिकुलाई। उस नरिशिंग फ्लूइड का नाम क्या होता है? लीकर फॉलिकुलाई। और ये जो लीकर फॉलिकुलाई है वो ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में आकर क्या होता है? बैठ जाता है, जिससे कि स्पेस बन जाता है। देखिए इस तरह से, देखो डायग्राम देखो, आप समझना, देखो समझना, सब चीज़ बहुत इजी है। ये आपका मान लीजिए, दिस इज थोड़ा छोटा बनाऊँ क्या तो आपको थोड़ा, ये देखो, सपोज दिस इज़ द प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्या बोला मैंने आप लोगों को अभी? जो बोला वो लिख दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कहा कि जो ग्रैनुलोसा सेल है, ग्रैनुलोसा सेल्स जो है, दे सिक्रीट, वो सिक्रीट करेंगे, क्या सिक्रीट करेंगे? नरिशिंग फ्लूइड। वो क्या सिक्रीट करेंगे? दे आर सिक्रीटिंग नरिशिंग फ्लूइड। वो नरिशमेंट करने के लिए फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है बाबू? किसके लिए वो फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे? किसको नरिशमेंट चाहिए भाई? oocyte को चाहिए। उस फ्लूइड का नाम क्या है? उस फ्लूइड का नाम है लीकर फॉलिकुलाई। उस फ्लूइड का नाम क्या है? लीकर फॉलिक्यूलाई। और उसके वजह से एक स्पेस बन जाएगा, विच क्रिएट्स अ स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? विच क्रिएट्स अ स्पेस। और उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। अभी क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बताऊंगी, है ना। एंट्रम बन गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज द प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के बाहर क्या है? देखिए, ये देखो, ये क्या, कौन से सेल हैं? दे आर द ग्रैनुलोसा सेल। यस और नो? ये कौन से सेल हैं? दे आर द ग्रैनुलोसा सेल। ये देखो, ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये बढ़ते जाएंगे, है ना। ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो आप बढ़ते जाएंगे, देखो बढ़ते जा रहे हैं ये सब। और कुछ ग्रैनुलोसा सेल आपके बाहर हो गए, इधर भी हो गए। कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स आपके इस साइड भी हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स यहाँ भी हो गए, इधर भी। क्यों? क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में कुछ फ्लूइड भर गया। क्या नाम है इस फ्लूइड का जो भर गया? क्या नाम है उस फ्लूइड का जो भर गया? उस फ्लूइड का नाम है लीकर फॉलिकुलाई। ये जैसे मान लो यहाँ पे फ्लूइड भर गया, है ना। इस फ्लूइड का नाम क्या है? इस फ्लूइड का नाम है क्या? लीकर फॉलिकुलाई। और उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एंट्रम। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज एंट्रम। व्हाट इज एंट्रम? एंट्रम इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। व्हाट इज एंट्रम? इट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। उस फ्लूइड का नाम क्या है? लीकर फॉलिकुलाई। और ये जो कैविटी उसके वजह से बना, है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना, किसके किसके बीच में वो कैविटी बना? बिटवीन ग्रैनुलोसा सेल एंड ग्रैनुलोसा सेल, है ना। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है वो किसके बीच में बना, एंट्रम किसके बीच में बना, तो आप बोलोगे ये दोनों क्या है? ग्रैनुलोसा सेल है। तो ग्रैनुलोसा सेल एंड ग्रैनुलोसा सेल के बीच में आपका क्या बना? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसी से मुझे एक और क्वेश्चन आपको याद आया एनिमल किंगडम का। अगर आपसे पूछा जाए सिलोम किसके बीच में बनता है, आपने वो सिलोम पढ़ा होगा ना, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। दूसरा ऑप्शन मीजोडर्म एंड मीजोडर्म, तीसरा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, है ना। तो क्या आंसर होना चाहिए? योर आंसर विल बी मीजोडर्म एंड मीजोडर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिलोम के दोनों साइड क्या होता है? मीजोडर्म होता है। यस और नो? ऐसे आप रिलेट कर करके अगर पढ़ोगे ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से जो एंट्रम है, विच इज़ द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम है लीकर फॉलिकुलाई, जो ग्रैनुलोसा सेल प्रोड्यूस कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द oocyte। और ये किसके किसके बीच में एंट्रम प्रेजेंट है? बिटवीन ग्रैनुलोसा सेल एंड ग्रैनुलोसा सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पर क्या हो जाता है ना,
यहाँ पर जो थीका सेल्स है वो दो पार्ट्स में बट जाता है। समझ में आ रहा है? थीका जो है वो दो लेयर्स में आ जाएगा। एक हो जाएगा आप थीका एक्सटर्ना, और एक अंदर वाला जो है वो हो जाएगा थीका इंटरना। ये अंदर वाला है ना? इस अंदर वाले को हम क्या बोल रहे हैं? थीका इंटरना। और ये अब जो मैं बना रही हूँ ये बाहर की तरफ है ना? जो बाहर की तरफ है वो थीका आपका क्या है? एक्सटर्ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? थीका एक्सटर्ना है। तो आपका थीका इंटरना किधर है? अंदर है। ये देखो, ये अंदर वाला जो है ये हो गया थीका इंटरना, और जो बाहर वाला है वो हो गया आपका थीका एक्सटर्ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना जो होता है ये आपका बेसिकली क्या होता है? फाइब्रस होता है। क्या बोल रही हूँ मैं? थीका एक्सटर्ना कैसा होगा? थीका एक्सटर्ना जो है वो आपका फाइब्रस होगा। याद आ रहा है कि नहीं? और थीका इंटरना कैसा होगा? थीका इंटरना कैसा होगा? यू नो थीका इंटरना कैसा होता है? बोलो, कौन वैस्कुलर कौन ए वैस्कुलर? देखिए, जो थीका एक्सटर्ना है दिस इज फाइब्रस और ए वैस्कुलर, यानी ब्लड सप्लाई नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर। वेयर एज जो थीका इंटरना है ये क्या होता है? आपका ग्लैंडुलर होता है और वैस्कुलर भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज़ ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर। तो थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना बन गया। और ये जो स्ट्रक्चर बना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम बोल रहे हैं टर्शरी फॉलिकल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट टर्शरी फॉलिकल। देखिए यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं हम? टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है? क्या क्या अंतर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में? तो प्राइमरी फॉलिकल में सिर्फ प्राइमरी ओसाइट है, ग्रैनुलोसा सेल है। डन। सेकेंडरी ओसाइट में ग्रैनुलोसा सेल और इनलार्ज हो गए और एक और लेयर आया जिसको थीका सेल का लेयर बोलेंगे। उसके बाद से टर्शरी फॉलिकल में क्या आता है? टर्शरी फॉलिकल में सबसे टर्निंग चीज़ आती है, दैट इज एंट्रम, है ना? किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंट्रम? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है नीट एनटीए का। क्वेश्चन आएगा कि जो प्रेजेंस ऑफ एंट्रम है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सो योर आंसर विल बी व्हाट? टर्शरी फॉलिकल। कौन से फॉलिकल में थीका लेयर जो है वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में अरेंज हो जाएगा? आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना में किस में अरेंजमेंट होगी? तो आप बोलोगे टर्शरी फॉलिकल में। यस और नो? यस और नो? तो आपको ये चीज़ याद रखना है। टर्शरी फॉलिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एंट्रम। प्रेजेंस ऑफ एंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्शरी फॉलिकल। उसके बाद से थीका जो लेयर है, थीका लेयर जो है वो दो पार्ट्स में इसमें क्या हो गया? अरेंज हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका थीका एक्सटर्ना टीई और दूसरा हो गया थीका इंटरना टीआई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। समझ में आया या कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में अंतर समझ में आया? प्राइमरी में सिर्फ प्राइमरी oocyte और ग्रैनुलोसा सेल है। सेकेंडरी में प्राइमरी oocyte, ग्रैनुलोसा सेल थोड़ा बड़ा हुआ और थीका लेयर आया। टर्शरी फॉलिकल में काया पलट हो गया, ग्रैनुलोसा सेल ने फॉलिकल ये यू कैन से फ्लूइड सिक्रीट किया, उससे कैविटी बनी, उसको बोल रहे हैं एंट्रम। और थीका लेयर्स दो पार्ट्स में यू कैन से अरेंज हो गए, आउटर थीका इंटरना और इंटरनल थीका एक्सटर्ना। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, आपको समझ में आ रहा है? अब देखो, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी लिखता है आप लोगों के लिए कि जो आपका थीका यू नो interna है, the theca layer is organized into inner theca interna and outer theca externa in which part? You will say tertiary follicle. antrum कहाँ बना? आप बोलोगे tertiary follicle. yes or no? और यहीं पर आपको याद रखना है कि टर्शरी फॉलिकल में ही क्या होता है? प्राइमरी oocyte, है ना, साइज में बड़ा होता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है ना? ये प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन शुरू कब हुआ था? बताइए, कब शुरू हुआ था प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन? आपको याद है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, फीटल लाइफ में ही शुरू हुआ था। लेकिन क्या कंप्लीट हो गया था? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन प्राइमरी oocyte का कंप्लीट होगा और वो क्या बन जाएगा? और वो कैसा डिवीजन होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस इक्वल, साइटोकाइनेसिस अनइक्वल, और क्या बनेगा प्राइमरी oocyte से? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग कि प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ का लाइन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है। समझ में आया कि नहीं? इट इज़
इट इज एट दिस स्टेज, इसी स्टेज में क्या हो रहा है बेसिकली, दैट द प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte किसके अंदर है, टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte विद इन, अगर क्वेश्चन आएगा प्राइमरी oocyte कौन कौन से फॉलिकल के अंदर नजर आया, तो प्राइमरी oocyte किसके किसके ये oocyte फॉलिकल के अंदर नजर आया, बताओ प्राइमरी oocyte, आप बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में और टर्शरी फॉलिकल में, तीनों में हमें प्राइमरी oocyte नजर आया, यस और नो, तीनों में प्राइमरी oocyte नजर आया ना, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, प्राइमरी oocyte कहाँ कहाँ नजर आया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, तो इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विद इन व्हाट, within the tertiary follicle, within which follicle, within the tertiary follicle, है ना, within the tertiary follicle grows in size, grow करेगा size में, yes or no, grows in size and completes, yes or no, its first meiotic division, अपना सबसे पहला meiotic division complete करेगा, its first meiotic division, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कंप्लीट करेगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अंडर एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, यस और नो, और क्या बनेगा इससे, ऑब्वियसली यू नो, टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ऑब्वियसली दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, यस और नो, ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, यू नो दिस, ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, और उसके बाद से ये जो आपका टर्शरी फॉलिकल है ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो रहा है, द टर्शरी फॉलिकल, ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल, समझ में आ रहा है, जो टर्शरी फॉलिकल है वो किस में कौन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में, मैच्योर फॉलिकल में, और यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो सेकेंडरी oocyte इससे बाहर निकलेगा। देखो ये ग्राफियन फॉलिकल बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको आप नेकेड आइज से देख सकते हो ओवरी के अंदर, समझ में आया, ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर का हो सकता है, इज दिस क्लियर और नॉट, ये आपको पता होना चाहिए, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का हो सकता है, इज दिस क्लियर और नॉट, ये बहुत बड़ा फॉलिकल है। तो अगर आपसे पूछा जाए सेकेंडरी oocyte आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो देखो प्राइमरी oocyte कहाँ कहाँ देखने के मिला, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ नहीं लिख रही हूँ, लिख लो उसको, समझ में आया, एग्जाम में आएगा, कोई भी एग्जाम दोगे उसमें छूटेगा नहीं। और सेकेंडरी oocyte कहाँ नज़र आएगा, बताओ सेकेंडरी oocyte कहाँ नज़र आएगा, सेकेंडरी oocyte आपको नज़र आएगा इन टर्शरी एंड ग्राफियन फॉलिकल, कौन कौन से फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte नज़र आएगा, इन टर्शरी एंड ग्राफियन फॉलिकल, इज दिस क्लियर और नॉट, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte है वो नज़र आएगा, और सेकेंडरी oocyte एक मेम्ब्रेन बनाएगा अपने पास, अपने बाहर, उसको बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा, सेकेंडरी oocyte अपने बाहर है ना एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस लेयर बनाएगा जो नॉन सेलुलर होगा, अंडरस्टूड और नॉट, secondary oocyte will form a you can say non cellular glycoproteinaceous layer जिसको zona pellucida बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के हिसाब से तुम अभी पढ़ रहे हो, लेकिन जब तुम एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाओगे ना तो आप पढ़ोगे कि ये जोना पेल्यूसिडा एक्चुअली में प्राइमरी oocyte ही बनाता है, बट ये अभी तुमको नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि हमें एनसीईआरटी मानना पड़ेगा ना, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर करना है, और एनसीईआरटी में लिखा है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो जोना पेल्यूसिडा बनाता है, इज दिस क्लियर और नॉट, तो अभी आपको सेकेंडरी oocyte के हिसाब से ही आंसर लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी oocyte जोना पेल्यूसिडा बनाता है, और जोना पेल्यूसिडा क्या है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, पहले हम लोग ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, अंडरस्टूड और नॉट। देखो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ये हो गया आप सेकेंडरी oocyte, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे उसने एक लेयर बना दिया, सेकेंडरी oocyte ने एक ऐसे लेयर बना दिया अपने बाहर
जिसको बोल रहे हैं जोना पेल्यूसिडा। अब इसके बाहर क्या होते हैं ना, कुछ सेल्स होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। ये जो ग्रैनुलोसा सेल यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं एक्चुअली, ये क्राउन के जैसे मौजूद होते हैं ग्रैनुलोसा सेल। अब इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इन ग्रैनुलोसा सेल का हम क्या नाम देंगे, इसको हम बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा। यस और नो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा। देखिए ये कोरोना रेडिएटा हो गया, समझ में आ रहा है, क्राउन के जैसा अरेंज्ड है। और कुछ ग्रैनुलोसा सेल आपके बाहर भी हैं, है ना, बाहर की तरफ भी हैं। ये देखो यहाँ भी कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, है ना। और क्यों, क्योंकि बीच में जो है वो एंट्रम प्रेजेंट है। एंट्रम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से फॉलिकल का है, टर्शरी फॉलिकल का। ग्राफियन फॉलिकल इज मैच्योर टर्शरी फॉलिकल ओनली। मैच्योर टर्शरी फॉलिकल को ही हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसी टर्शरी फॉलिकल में ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बेसिकली हमें क्या नज़र आ रहा होता है, बताओ, सेकेंडरी ओसाइट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल जो है जब वो मैच्योर हो जाएगा तो वो और बड़ा हो जाएगा साइज़ में, और उसको हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानेंगे। अब ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ें आपको समझ में आई थिंक आ रही होगी, ठीक है, समझ में आ रही होगी। प्लीज़ मुझे मैसेज करो आप कमेंट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि मैसेज ही मोटिवेशन है मेरे लिए। आपका कमेंट, आपका लाइक, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वही मेरे लिए मोटिवेशन है ना, मेरे लिए। तभी मैं मतलब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे और वीडियोस अपलोड करना चाहिए, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अंडरस्टूड। अगर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो मुझे क्या फ़ायदा अपलोड करने का। ये क्या है, दिस इज़ नोन एज थीका एक्सटर्ना। देखिए ये क्या है, दिस इज़ नोन एज थीका इंटरना, अंदर की तरफ। ये क्या है, अब इसका नाम बदल गया, इसको हम बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या है एक्चुअली, ये ग्रैनुलोसा सेल ही है ना। कोरोना रेडिएटा क्या है, ग्रैनुलोसा सेल ही है। ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है कोरोना रेडिएटा। सेकेंडरी मेम्ब्रेन क्या होता है आगे पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, दिस इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल, प्राइमरी मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है, जो मेम्ब्रेन oocyte खुद से प्रोड्यूस करे। The membrane which is produced by oocyte itself is called primary membrane। और जोना पेल्यूसिडा जो है ना ये नॉन सेलुलर है, सेल का नहीं बना होता, ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है। प्राइमरी मेम्ब्रेन मतलब इट इज सिक्रीटेड बाय oocyte itself। समझ में आ रहा है, अगर oocyte खुद से सिक्रीट हो करे किसी मेम्ब्रेन को तो उसे प्राइमरी मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। समझ में आया, बिकॉज इट इज़। और कोरोना रेडिएटा जो है वो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। कोरोना रेडिएटा क्या है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको ओवरी प्रोड्यूस कर रहा है। ओवरी जिस मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करे उसको सेकेंडरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, और oocyte खुद से जिसको प्रोड्यूस करे उसको प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जोना पेल्यूसिडा इज अ प्राइमरी मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज सिक्रीटेड बाई सेकेंडरी oocyte इटसेल्फ। इसको oocyte ही रिलीज कर रहा है, तो इसीलिए इसको प्राइमरी मेम्ब्रेन बोलेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज द, यू कैन से सेकेंडरी oocyte, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेकेंडरी oocyte और के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट पेरीविटेलाइन स्पेस। What is perivitelline space? It is the space between zona pellucida, ZP मतलब zona pellucida, and plasma membrane, PM मतलब plasma membrane of secondary oocyte। zona pellucida और secondary oocyte के plasma membrane के बीच में जो स्पेस है उसको पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट। कुछ सेल्स यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स ऐसे बाहर की तरफ के ग्रैनुलोसा सेल से भी अटैच होते हैं, स्टॉक के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस। डिस्कस प्रोलीगेरस, ये आपको नहीं याद रखना है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। डिस्कस प्रोलीगेरस जिसको जर्म हिल के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसको हम जर्म हिल भी बोलते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
मैं नहीं सजेस्ट करूँगी इतना आप पढ़ो, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। ये क्या है? इट इज़ अ स्टॉक और पेडिसल विच इज़ मेड बाय ग्रैनुलोसा सेल विच अटैचेस द प्राइमरी oocyte टू द वॉल ऑफ यू कैन से फॉलिकल्स। ग्रैनुलोसा सेल की वॉल से इसको अटैच कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ये जो इधर इधर जो कवरिंग है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम तो हमें पता ही है ना। इस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। क्या एंट्रम ग्राफियन फॉलिकल में भी प्रेजेंट है? यस, एंट्रम ग्राफियन फॉलिकल में भी प्रेजेंट है। लेकिन एंट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फॉलिकल? सबसे पहली बार ग्राफियन फॉलिकल कहाँ आया? तो सॉरी, सबसे पहली बार एंट्रम कहाँ आया? तो आप बोलोगे टर्शरी फॉलिकल। यहीं पे कहीं हम लोग पोलर बॉडी भी दिखा सकते हैं। ये कौन सा पोलर बॉडी हो गया? दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी, नॉट सेकेंड, आई एम सॉरी, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे है ना। ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। इज दिस क्लियर? ये फर्स्ट पोलर बॉडी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जो लेयर्स होंगे, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे कम्यूलस oophorus। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कम्यूलस oophorus। कम्यूलस oophorus क्या है और डक्टस प्रोलिगेरस क्या है? पहले जो बहुत पुरानी टेक्स्ट बुक्स हुआ करती थी ना, उसको उस समय उसमें ना ये जो आपका डिस्कस प्रोलिगेरस है, उसी को लोग जनरली कम्यूलस oophorus बोलते थे। लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? डक्टस जो प्रोलिगेरस है वो क्या है? स्टॉक है या पेडिसल है जो अटैच कर रहा oocyte को किसके साथ? वॉल ऑफ द फॉलिकल्स के साथ। लेकिन कम्यूलस oophorus क्या है? बेसिकली ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो oocyte को सराउंड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोरोना रेडिएटा के जैसे के पास ये सेल्स हैं जो कि सराउंड कर रहा है oocyte को। ये उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, कम्यूलस oophorus और डिस्कस प्रोलिगेरस, इसको आप स्किप कर सकते हो, इन दोनों चीज़ों को। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं ये चीज़ें? इज दिस क्लियर? और यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है, उसके साइटोप्लाज्म में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, है ना। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिखता है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 1000। स्पर्म में कितने माइटोकॉन्ड्रिया थे? एक स्पर्म में 50 to 75 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये मैंने आपको बताया था। एंड जाइगोट जो है, इट गेट्स माइटोकॉन्ड्रिया ओनली फ्रॉम द मदर साइड। जाइगोट को माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ मदर साइड के से मिलता है। पैटर्नल माइटोकॉन्ड्रिया यानी फादर के साइड से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट गेट्स डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है? इसी के अंदर ये जो सेकेंडरी oocyte है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में आपके क्या होते हैं? कुछ सेल्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ सेल्स हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं कॉर्टिकल सेल्स। और ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, दे आर फिल्ड विथ एंजाइम्स। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, तब ये जो कॉर्टिकल एंजाइम्स के नाम है ना, मतलब नाम तो नहीं आपको याद रखने की ज़रूरत है, कॉर्टिकल सेल्स के जो फंक्शंस है ना, वो आपको तब समझ में आएगा कि कैसे कॉर्टिकल जो यू कैन से कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है। समझ में आया कि नहीं? फॉलिकल्स जो है उसके स्ट्रक्चर समझ में आ गए आपको? इज दिस क्लियर और नॉट? येस और नो? बताओ। तो अभी आप मुझे क्या आंसर कर सकते हो कि कब जो है वो आपका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा? बताओ मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? तो आप बोलोगे कब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है? तो यू कैन से कि जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले, या जस्ट बिफोर सिनगैमी, व्हेन द स्पर्म एंटर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा oogenesis कब शुरू हुआ? फीटल स्टेज में ही शुरू हुआ। मियोसिस 1 कब शुरू हुआ? फीटल स्टेज में ही शुरू हुआ। मियोसिस 1 कंप्लीट कब हुआ? प्यूबर्टी में कंप्लीट हुआ। कहाँ कंप्लीट हुआ? ओवरी में। मियोसिस 2 कहाँ कंप्लीट हुआ? एम्प्यूला रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। यस और नो? स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में क्या अंतर है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के समय स्टार्ट हो रहा है, oogenesis फीटल लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उसे 4 स्पर्म बन रहे हैं। oogenesis में प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बनेगा।
स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है वो इक्वल डिवीजन है, लेकिन ओवोजेनेसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के दोनों अनइक्वल डिविजन्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं, ठीक है? अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, एनसीईआरटी रीड करते हैं। ये तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ का है, ये रहा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे ना, टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजेंस तक हम पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis, yes or no, which is markedly different from spermatogenesis। क्या डिफरेंस है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। कब ये शुरू हो रहा है, कब इनिशिएट हो रहा है, शुरू कब हो रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के समय शुरू हो रहा है। व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। यस और नो? मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कट बता दिया है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, ये भी आपको बता दिया है। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन। कौन सा डिवीजन बताओ, कौन सा डिवीजन? पहले माइटोसिस करेंगे और उससे क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte will start meiosis 1, but it will get arrested at the diploidine stage of the prophase 1. Yes or no? These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested. वहाँ टेम्पोरली अरेस्ट हो जाएंगे और उसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी oocyte। यानी प्राइमरी oocyte कब बन रहा है? फीटल लाइफ में ही बन रहा है। प्राइमरी फॉलिकल कब बन रहा है? फीटल लाइफ में ही बन रहा है। प्राइमरी oocyte किस में नज़र आ सकता है? कौन कौन से फॉलिकल में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी oocyte किस में नज़र आ सकता है? टर्शरी एंड ग्राफियन। ग्राफियन फॉलिकल का दूसरा नाम क्या है बताइए? मैच्योर फॉलिकल। जोना पेल्यूसिडा कौन बना रहा है? सेकेंडरी oocyte। जोना पेल्यूसिडा किस प्रकार का मेम्ब्रेन है? प्राइमरी मेम्ब्रेन है। कोरोना रेडिएटा किस तरह का मेम्ब्रेन है? सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। सेकेंडरी मेम्ब्रेन क्या होता है? जो ओवरी प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle। ये सब आपको बता दिया मैंने। A large number of these follicle degenerate during the phase from birth to puberty। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं जब वो degenerate करते हैं? We are calling it follicular atresia। यस और नो? उसको क्या बोल रहे हैं? फॉलिकुलर एट्रीसिया। और फॉलिकुलर एट्रीसिया पूरे लाइफ लॉन्ग चलते रहता है फीमेल्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी समय होगा, है ना? इसीलिए एक समय के बाद फॉलिकल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। किस में? ओवरी में। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। एक ओवरी में सिर्फ 60 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका, और उसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। आपको बताया था सेकेंडरी फॉलिकल में नया थीका आता है एक लेयर, और ग्रैनुलोसा सेल के और ज़्यादा लेयर्स बन जाते हैं। यस और नो? द सेकेंडरी follicle soon transforms into tertiary follicle, which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। तो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि एंट्रम जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? आप बोलोगे टर्शरी फॉलिकल का। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू थिक इनर थीका इंटरना, जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, जो ग्लैंडुलर और वैस्कुलर है, एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, जो ए वैस्कुलर और फाइब्रस है। यस और नो? प्लीज़ रिमेंबर दिस, है ना? टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम बना, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और उसके बाद इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज कमिंग। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division। yes or no? और क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte and first polar body। yes or no? वही सेकेंडरी oocyte बाद में ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलेगा। इट इज़ अनइक्वल डिवीजन। ये मियोसिस 1 कैसा डिवीजन? अनइक्वल। मियोसिस 2 कैसा है? वो भी अनइक्वल, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी सबसे पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यस और नो? लेकिन सेकेंडरी oocyte लार्ज है क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी कैसा है? हैप्लॉइड। यस और नो?
उसमें भी कितने क्रोमोजोम्स है? 23 क्रोमोजोम्स है। कैरियोकाइनेसिस इक्वल है, साइटोकाइनेसिस अनइक्वल है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज बेसिकली फॉर्म टू गेट रिड ऑफ द अनवांटेड क्रोमोजोम्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। यस और नो? और ये जो मियोसिस 1 है बाबू, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों अनइक्वल डिविजन्स हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आया होगा, है ना? द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज? मैंने बताया था, क्योंकि एक ही ओवम बन रहा है और सारा न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाए, ताकि आगे जाइगोट फॉर्मेशन में और फर्दर जो डेवलपमेंट है उसमें उस न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो सके। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजेनरेट? एट फर्स्ट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। मैंने बताया था कि साइंटिस्ट जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, किसी किसी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि वो डीजेनरेट कर जाता है, लेकिन साइंटिस्ट आर स्टिल इलूसिडेटिंग द रीजन फॉर दैट। द टर्शरी फॉलिकल further changes into Graafian follicle or mature follicle. Yes or no? The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida. Zona pellucida किस सेल का बना है? आप बोलोगे किसी सेल का नहीं बना है, नॉन सेलुलर है। तो फिर ये किसका बना है? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना है, इसीलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीनेशियस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये कैसा मेम्ब्रेन है? प्राइमरी मेम्ब्रेन। प्राइमरी मेम्ब्रेन क्या होता है? जो oocyte खुद से बना दे। कौन सा oocyte इसको बना रहा है? आपके एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से सेकेंडरी oocyte। यस और नो? सराउंडिंग इट द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। कब रप्चर होगा? ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, और रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को ओव्यूलेशन बोलते हैं, और उसी समय सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। जो सेकेंडरी oocyte इस ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा, उस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 शुरू हो चुका होगा, बट वो अरेस्टेड होगा। किस स्टेज पे? मेटाफेज 2 स्टेज पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, जिसको ओवम बोल रहे हैं। तो मैंने बोला था तुम्हारे एनसीईआरटी में इसी को ओवम लिख रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर ओवम है। From the ovary by the process called ovulation. Can you identify major differences between spermatogenesis and oogenesis? और ये ग्राफ लिखा है, बनाया हुआ है। ये ग्राफ बहुत इजी है, ये आप समझ जाओगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चार्ट आप एक बार अपने से पढ़ोगे घर पे। अंडरस्टूड? मैंने सब चीज़ बताया हुआ है इसमें। ये देखो, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये सेकेंड पोलर बॉडी, दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं, दोनों के पास 23 क्रोमोजोम्स हैं। अंडरस्टूड और नॉट? इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले हैप्लॉइड कौन होता है? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, ये तीनों हैप्लॉइड हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैप्लॉइड हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम। अंडरस्टूड और नॉट? तो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और वो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।